हेलो एवरीवन, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स की। और प्री बोर्ड एग्जाम्स को लेकर के काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न है। स्टूडेंट्स इस बात को लेकर के कन्फ्यूज़ है कि हमें प्री बोर्ड्स एग्ज़ाम देने चाहिए या फिर नहीं देने चाहिए। काफ़ी सारे स्कूल में प्री बोर्ड 1 हो चुका है, 2 होने वाला है या फिर 1 चल रहा है, 2nd होने वाला है। तो इस चीज़ को लेकर के भी कन्फ्यूजन है कि भाई दो प्री बोर्ड एग्जाम अगर हम देंगे तो रिवीजन कब होगा। कुछ स्टूडेंट्स के साथ अलग ही टाइप का इश्यू है, उनके प्री बोर्ड 1 में अच्छा स्कोर नहीं रहा तो वो टेंशन है कि भाई प्री बोर्ड 2 में अगर इतना टाइम चला गया तो रिवीजन कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। अब ये जो स्टूडेंट्स है कि जो कंफ्यूज है कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, उसके बाद एक और कंफ्यूजन है कि कुछ स्टूडेंट्स है जो देना चाहते हैं, उन्होंने ये चीज़ें डिस्कस की अपने कोचिंग सेंटर के ऊपर टीचर के साथ। टीचर ने बोल दिया कि भाई फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो हम करने वाले हैं, तो अगर आप प्री बोर्ड एग्जाम दोगे तो वो चैप्टर आपका रह जाएगा, स्किप कर दीजिए। अब कुछ स्टूडेंट्स ने आपस में डिस्कस किया कि भाई तू देना चाहता है या नहीं देना चाहता, तो उन्होंने बोल दिया कि मैं तो नहीं दूंगा। क्यों नहीं देंगे कि भाई एक इंपॉर्टेंट बायो का टॉपिक रहता है वो करवाएंगे हमारे सेंटर के ऊपर, मुझे वो करना ज़रूरी है। अब जो देना चाहते हैं वो भी कंफ्यूज कि भाई हम अकेले क्यों दें, हम रह गए ना पीछे। अब उन्होंने घर पे बात की, पेरेंट्स से बात की, डैड से बात की। डैड को बोल दिया कि स्कूल से कॉल आने वाली है तो आप उनको कोई अच्छा सा एक्सक्यूज़ दे देना, मुझे प्री बोर्ड एग्ज़ाम नहीं देने। तो ये प्री बोर्ड एग्ज़ाम अगर स्टूडेंट्स नहीं देना चाहते हैं तो फिर लिए क्यों जा रहे हैं? प्री बोर्ड एग्ज़ाम क्या हमें देने चाहिए? अगर देने चाहिए तो हमें किस टाइप से देने चाहिए, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलेंगे, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं ना, जब हम इन चीज़ों को लेकर के चलते हैं तो आप देखिए किसी भी स्कूल में प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स जब लिए जाते हैं तो वो एक स्ट्रेटजी का पार्ट होता है कि हमें अपने रिजल्ट्स को इम्प्रूव करना है। और रिज़ल्ट को इम्प्रूव करने में प्री बोर्ड्स जो एग्ज़ाम होते हैं उनका बड़ा एक रोल होता है। अब आप टॉपर स्टूडेंट्स को लगा लीजिए, जैसे लास्ट ईयर के जो पास आउट है आपके 10th क्लास के स्टूडेंट्स की तो अलग बात है, वो फर्स्ट टाइम प्री बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, फर्स्ट टाइम वो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। लेकिन जो पास आउट्स है ना, जिन्होंने 10th पास की है, अच्छा स्कोर किया है, या जिन्होंने 12th पास किया, अच्छा स्कोर किया है, उनसे आप डिस्कस करोगे तो वो बताएंगे कि प्री बोर्ड एग्ज़ाम को बड़े सीरियसली लेकर के हमें चल रहा है, बहुत सीरियसली लेना है। अब जो टॉपर होते हैं ना, उनमें 3 चीज़ें आपको कॉमन मिलेगी। क्या क्या कॉमन मिलेगा? आपको कॉमन मिलेगा उनके पास एक शेड्यूल होता है, टाइम टेबल होता है, हमेशा से वो टाइम टेबल को लेकर के चलते हैं। दूसरी चीज़ आपको उनके पास मिलेगी, वो नोट्स बनाते हैं। और तीसरी चीज़ जो उनके पास होती है वो प्री बोर्ड्स को बड़ा सीरियसली लेते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि क्लास में कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं वो अच्छा स्कोर कर रहे होते हैं, इक्वल स्कोर कर रहे होते हैं, जब बोर्ड्स के रिजल्ट आते हैं तो 10 to 15% का गैप हो जाता है। वो गैप कहाँ आता है? वो गैप यहीं से आता है, प्री बोर्ड एग्जाम से। तो सबसे पहले कि हमें इन प्री बोर्ड एग्जाम्स को लाइट नहीं लेना है। ओके, डोंट टेक इट लाइटली, हमें इनको सीरियसली लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इंप्रूवमेंट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए। आप इनको सेमीफाइनल की तरह ले सकते हो। अब देखिए, ये बोर्ड एग्जाम तो नहीं है, प्री बोर्ड एग्जाम है, लेकिन पैटर्न एज इट इज़ मिलेगा। एक तो आपका माइंड सेट हो जाएगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, इस लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं, इतना टाइम हमें मिलने वाला है। अब यहाँ पर बहुत सारी मिस्टेक्स करोगे आपको जैसे अभी ज्योग्राफी का प्री बोर्ड एग्जाम हुआ तो उसके बाद स्टूडेंट्स आकर के मिले कि सर ये तो 6 आवर्स का होना चाहिए था, 3 घंटे कम रह गए, 6 घंटे का होना चाहिए था। अब वो चीज़ें कहाँ से निकल के आए? जब प्री बोर्ड एग्जाम दिया काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने काफ़ी ऐसे सिली मिस्टेक्स की। वो मिस्टेक्स अगर प्री बोर्ड नहीं होता तो क्या पता चलता उनको कि ये मिस्टेक करनी है। कहीं पे स्कोरिंग चीज़ें थी, वो स्कोरिंग चीज़ें उस टाइप से नहीं गई जो चीज़ें उन्होंने प्लान आउट की थी। तो इनको जब हम एग्ज़ाम में देते हैं ना, तो जितनी मिस्टेक्स करते हैं उतनी कीजिए, अच्छी बात है। क्योंकि यहाँ पे अगर मिस्टेक करोगे तो वहाँ पे आप उनको अवॉइड कर पाओगे। तो वो स्ट्रेटजी, आपकी जो स्ट्रेटजी बननी है ना बोर्ड एग्जाम की, वो इन्हीं प्री बोर्ड एग्जाम 1 से बननी है, प्री बोर्ड एग्जाम 2 से बननी है। प्री बोर्ड एग्जाम अगर 1 हल्का गया तो 2 आपका उससे बेटर जाएगा, और बोर्ड एग्जाम इससे भी बेटर जाने वाला है। तो इसको हमें सीरियसली लेना है, हमें इस एग्जाम को 100% देना है। यानी पहला कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि प्री बोर्ड एग्जाम हमें देना है। कोचिंग की क्लासेस है उनको आप स्किप करोगे, आपका कोई और मैरिज फंक्शन है, कुछ और है, उसको भी स्किप करोगे, लेकिन इसको हमें देना है। क्लियर? उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ आना है, प्रॉपर शेड्यूल के साथ आना है और हमें देना है। क्लियर? दूसरी चीज़ कि इसके लिए हमें करना क्या कि ठीक है हमें देना है, तो देना ये नहीं कि वैसे ही मुंह उठा करके आ जाओगे और आप एग्जाम को दे दोगे, उसके बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले। आपको उसका एक टाइम टेबल सेट करना है, आपको एक शेड्यूल सेट करना है। जैसे आपको अगर डेट शीट मिल चुकी है,
आपका मान लीजिए कि नेक्स्ट वीक से या 10 डेज़ के बाद आपके प्री बोर्ड एग्जाम होने हैं, तो उसका शेड्यूल सेट कर लीजिए कि आपको 3 डेज़ देने हैं। जैसे आपका 10th क्लास के अगर स्टूडेंट्स हो तो आपको सेट करना है कि सोशल साइंस का SST का आपका एग्जाम होना है, तो आपको 4 डेज़ चाहिए या फिर आपको 3 डेज़ में होना है। तो वो सेट कीजिए कि मुझे ये रिवीजन करना है, ये रिवीजन करना है, इतने टाइम में ये करना है, इतने टाइम में ये करना है। आपको अगर मैथ्स का है कि ठीक है मुझे इस टाइप से रिवीजन करना है, तो डेट शीट के अकॉर्डिंग या उससे पहले जो डेज है उसमें मैनेज करना है। तो आपको प्रॉपर शेड्यूल के साथ उसको स्टडी करना है, प्रॉपर तरीके से। शेड्यूल फिक्स नहीं किया, वैसे ही उठा करके देख के आए तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ, वहाँ पे जा करके फिर होगा कि दैट इज़ टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम, आपका टाइम वेस्टेज हो रहा है। हाँ, वेस्टेज नहीं हो रहा, इससे ये भी दिख रहा है कि आप बोर्ड एग्जाम में भी झंडे नहीं गाड़ने वाले हो। क्लियर? तो एक शेड्यूल सेट करना है और वो प्रॉपर तरीके से, एक युद्ध स्तर पर होता ना, उसी तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है उसकी। तीसरी चीज़ कि जो प्री बोर्ड एग्जाम है उसके लिए आपको अपनी लर्निंग या रिवीजन के ऊपर फोकस करना है। ये भी नहीं कि ठीक है एग्जाम हो गया, लर्निंग करनी है आपको, कुछ टॉपिक्स जो रह गए हैं। दूसरा, जो पहले कर लिए थे उनको रिवाइज भी करना है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम की तरीके, प्री बोर्ड तो लिखा गया कि आपके लिए प्रैक्टिस है, लेकिन हमें उसको बोर्ड की तरीके से ही लेकर के चलना है। तो रिवाइज कीजिए अच्छे से, जो पहले टॉपिक हुए हैं, जो नए टॉपिक हैं उनको लर्न कीजिए। जिन टॉपिक्स में आपको इश्यूज आ रहे हैं ना, उनको राइट डाउन कर लीजिए, यानी कि लिख करके देखिए। देखिए, जब हम पढ़ते हैं ना, कई बार जो कन्फ्यूजन कई बार होता है कुछ टॉपिक्स को लेकर के, या फिर हमें लगता है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उनको राइट करके जरूर देखना है। क्योंकि जब हम रीड करते हैं ना, तब हम सोचते नहीं है, सोचते हैं नहीं, 6th क्लास का बच्चा रीड कर सकता है आपकी बुक को, क्या फ़र्क हुआ। लेकिन सोचते कब हैं? सोचना तब पड़ता है जब हम लिखते हैं। लिखते हैं ना, तब हमारा ब्रेन का यूज ज़्यादा होता है। तो कुछ टॉपिक्स जिनको लेकर के आप कंफ्यूज हो, कुछ टॉपिक्स जो आपको लगता है कि श्योर है, कुछ टॉपिक्स जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, उनको आपको राइट डाउन करना है, राइट करके उनकी प्रैक्टिस करनी है। ओके। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि जैसे आप चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो, तो इंपॉर्टेंट जो की नोट्स, की पॉइंट्स है, उनको राइट डाउन कर लीजिए, यानी कि 1 पेज फॉर 1 चैप्टर, ऐसा भी कर सकते हो। तो आपके जो बोर्ड एग्जाम्स है उसमें काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगे। तो इस टाइप से हमें करना है। उसके बाद एनसीईआरटी वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए, आप किसी कोचिंग सेंटर पे जा रहे हो तो अच्छा ठीक है, वो किसी और पब्लिशर की बुक लगा रखी है, किसी ने प्रदीप की लगा रखी है, किसी ने भाई संदीप की लगा रखी है, किसी की भी लगा रखी होगी, किसी ने नोट्स लेकर के आए हुए हैं किसी कोचिंग सेंटर से, किसी ने कहा कि ऑनलाइन मैंने उस वेबसाइट से नोट्स निकाल रखे हैं। लेकिन की जो रहेगी ना बोर्ड एग्जाम में, वो आपकी एनसीईआरटी रहने वाली है। एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है पर्टिकुलरली, आपके बोर्ड एग्जाम में भी 30 to 40% जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में से आने वाले हैं जटीज। और बोर्ड एग्जाम में 100% जो क्वेश्चंस होंगे ना, वो आपकी एनसीईआरटी बुक में से होंगे, यानी कि उससे बाहर नहीं होंगे। इवन जब हम नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो ठीक है, वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस या उस टाइप से हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं होगा जो आपकी एनसीईआरटी की बुक से बाहर हो। जब हम मार्किंग के लिए जाते हैं ना, आपकी पेपर चेकिंग होती है, तो उस वक्त आंसर की हमें दी जाती है। और आंसर की में क्या मेंशन होता है? उसमें मेंशन होता है कि ये क्वेश्चन, इसका आंसर जो है वो कौन से पेज नंबर पर है, एनसीईआरटी की बुक के पेज नंबर पर कौन से पर है, स्टंजा भी मेंशन होता है। यानी ऐसा कोई क्वेश्चन वो लिख ही नहीं सकते, दे ही नहीं सकते जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में ना हो। क्लियर? तो हमें एनसीईआरटी है उस पर ट्रस्ट करना है, उसको अच्छे से रिवाइज करना है। यानी कि हम सिर्फ नोट्स को लेकर के चलें, हमने प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक आ गई उसको लेकर के चले, वो टॉपिक वहाँ पे दिया ही नहीं गया, हम वहाँ पे अपने एनर्जी को वेस्ट करेंगे। ओके, तो एनसीईआरटी है उससे हमें रिवीजन करना है। हाँ, हेल्प बुक वगैरह है जो भी है वो आप साथ में ले सकते हो, लेकिन वो कंसेप्ट एनसीईआरटी के थ्रू होकर के जाना चाहिए। 5th है कि हमें सैम्पल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, जैसे चाहे वो PYQ हो, उनको सॉल्व करना है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, बोर्ड आपको 2 सैम्पल क्वेश्चन पेपर देता है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर अगर आपने कई बार ऐसा हो जाता है कि आपका जैसे प्री बोर्ड 1 अगर कुछ स्टूडेंट्स का हो गया है, तो प्री बोर्ड 1 में कुछ टीचर्स हैं वो कहीं से भी उठा करके आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर दे दिया, उसकी लैंग्वेज बड़ी ईजी थी, ऐसे ही दूसरे में दे दिया, कहीं से उठा करके दे दिया, भाई फिर तो वो प्रैक्टिस उस टाइप से हो ही नहीं पाई। कई बार ऐसा होता है, कुछ सब्जेक्ट में ऐसा हो जाता है। तो हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर को अगर सॉल्व करके जाएंगे और एग्जैक्टली हमें उसी पैटर्न का अगर हमें सैम्पल क्वेश्चन पेपर की तरह प्री बोर्ड आने वाला है वैसे ही बोर्ड आने वाला है, तो एक माइंड सेट हो जाएगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो दिमाग को घुमा देंगे, जो दिमाग की बत्ती जला देंगे। तो हमें जब रिवीजन करेंगे ना, तो रिवीजन में भी हमारे माइंड सेट हो जाएगा कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ये टेढ़े तरीके से पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन 5 मार्कर में दे दिया जो 2 मार्कर क्वेश्चन है, उसको कैसे डील करेंगे? वो डील करना, वो चीज़ें यहाँ से हम निकल करके बाहर निकलेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और थोड़ा सी है कि यूज टू हो जाएंगे, थोड़ा हमें कंफर्ट जोन फील हो जाएगा फिर उसमें।
ठीक। तो जो आपके सिंपल क्वेश्चन पेपर है वो जरूर सोल्व करके जाने हैं। कैसे सोल्व करने हैं, ऐसा नहीं कि आप 3-3 घंटे लगाओगे, आप उसमें से देख लीजिए ये आता है, ये आता है, ये आता है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे आप अटक रहे हो ना, उनको बड़ा सा एक सर्कल लगा लीजिएगा और उसके बाद उसको आप फाइंड आउट कीजिएगा, उसका सॉल्यूशन है वो फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हो। तो इस टाइप से आपको सोल्व करना है। उसके बाद है आपको डायग्राम या जो फ्लो चार्ट्स हैं उसको लेकर के आपकी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए स्कोर करने के लिए। प्री बोर्ड्स को हम बोर्ड्स की तरह ही लेके चल रहे हैं। जैसे आपके 5 मार्कर क्वेश्चन जो रहते हैं उसमें से एक क्वेश्चन, लगभग एक क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट में लगा लीजिए, ऐसा होता है जो कोई 2 या 3 मार्कर का क्वेश्चन है, दे दिया 5 मार्क्स में, क्या लिखें भाई, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वहाँ पर आप फ्लो चार्ट यूज कर सकते हो, यानी कि उससे रिलेटेड कुछ भी है उसका एक फ्लो डायग्राम बना दीजिए। फ्लो डायग्राम समझते हो ना, माइंड मैप टाइप से, वो बना दीजिए। पेंसिल से बनाना है ये, ओके। कोई उससे रिलेटेड डायग्राम बनता है, वो डायग्राम बना दीजिए ताकि वो कवरअप कर पाओ। एक तो ये है किसके लिए, बैकअप प्लान है हमारा। दूसरा चीज़ कि जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिनको अच्छा स्कोर करना है, उनको क्या करना है कि आप जैसे 1 मार्कर करे हो, ओके, उसके बाद जब आप 3 मार्कर में जाते हो और उसके बाद 5 मार्कर में जाते हो, तो फर्स्ट 3 मार्कर में आपको एक डायग्राम जरूर बनाना है, डायग्राम फ्लो चार्ट जरूर बनाना है। कैसे बनाओगे कि उसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना कि आपने देखिए कुछ दिया गया, उसके टाइप्स है, पूछा नहीं गया लेकिन टाइप्स है, आपने वो हेडिंग डाल दी और उसके टाइप्स बना दिए, पेंसिल से बना दिए, 3-4 लाइनें कवर हो गई, एक माइंड सेट हो गया जो चेकर है, मार्कर है उसका, कि भाई बच्चा इंटेलिजेंट है, ठीक, आपको स्कोर अच्छा मिलेगा। एक आपको करना है जो 3 मार्कर है, वहाँ पे जो हेडिंग लिखोगे, जैसे आपसे अगर पूछा गया फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पूछा गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो उसको डबल अंडरलाइन कर लीजिए और उसके बाद वो 3 मार्कर है तो भी आपको हेडिंग लिखनी ज़रूरी है कवरअप करने के लिए। तो एटलीस्ट 1 जो फर्स्ट आपका 2 या 3 मार्कर क्वेश्चन है उसमें बनाना है, और 5 मार्कर आपके अगर 4 क्वेश्चन आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, तो उसमें से मिनिमम 2 में आपको डायग्राम या फिर फ्लो चार्ट या माइंड मैप टाइप से कुछ चिपका लाना है, ओके। उसको अगर आप चिपका आओगे ना तो ये श्योर हो जाओगे कि हम कुछ एक्स्ट्रा स्कोर करने वाले। आपको जो 5 to 10% का अगर लॉस हो सकता था वो नहीं होगा, क्योंकि इससे ये होगा कि बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो आपके वो चीज़ें इतनी ज़्यादा डीपली देखी नहीं जाएगी। लगेगा कि बच्चे ने अगर इतना करा है तो ऐसा तो कुछ किसी और ने किया ही नहीं। जैसे एक जो चेकर होता है उसको 300 के आसपास आंसर शीट मिलती है, अब 300 आंसर शीट्स में से एक ही बच्चे ने ऐसा कुछ किया है, वाओ, अमेजिंग हो जाएगा ना। तो आपको स्कोर थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, छोटी सी ये ट्रिक है। तो इसको लेकर के माइंड सेट रखना है आपको हमेशा कि हाँ मुझे ये भी करके आना है प्री बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि बोर्ड में और प्री बोर्ड में आपको जब ये स्कोर मिलेगा ना तब आपको चीज़ें दिखेगी, हाँ टीचर ने डिस्कस किया है, टीचर आपको बताएगा वेल डन, आपने बहुत अच्छा किया। 7th है, हमें वीक सब्जेक्ट को पीछे नहीं छोड़ना है। वीक सब्जेक्ट है उनके ऊपर भी फोकस करना है। जैसे किसी का इंग्लिश वीक हो सकता है, किसी के पास 10th क्लास में मैथ्स वीक हो सकता है, किसी का फिजिक्स वीक है, किसी का अकाउंटेंसी है, तो या बिजनेस है, जो भी सब्जेक्ट है, तो उसको लेकर के भी हमारी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि चलो ठीक है, उसमें से वीक सब्जेक्ट का ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही वीक होगा, उसमें एक आध यूनिट होगी जहाँ पे दिक्कत आ रही है। एक आध जो यूनिट है ना उसको छोड़ करके बाकी तो अच्छे से कीजिए ना। एक माइंड सेट मत कीजिए कि भाई वो सब्जेक्ट ही मेरे से नहीं हो रहा। उसमें अगर आपके 80 आ रहे हैं तो एक टारगेट तो फिक्स कीजिए कि मुझे 80 तो लेने हैं कैसे भी करके। तो जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, उनको सुपर स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। और जो आपका लगता है कि ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है तो एटलीस्ट उसके कुछ कंसेप्ट्स, कुछ मेजर टॉपिक्स है वो तो कवर अप कर लीजिए। किससे पहले? प्री बोर्ड से पहले। और ये ध्यान में रखिएगा कि प्री बोर्ड के बाद आप उन चीज़ों को कवर अप कर सकते हो, यानी कि जहाँ पे आपको लगे तो हमें लेकर के सबको चलना है। तो ये नहीं कि इसको छोड़ दिया कि चलो इसका तो ऐसे ही देखे आए, ऐसे नहीं देखे आएंगे। उसके बाद बोर्ड में क्या करोगे? बोर्ड में भी ऐसे ही देखे आओगे। तो आपको वो सीरियसली लेकर के चलना है। तो उसमें से आप एक तो सेट कीजिएगा गोल सब्जेक्ट वाइज कि आपको इतना स्कोर करना है, और उसमें से आप मार्क कर लीजिए कि हाँ ये टॉपिक में दिक्कत है, तो उस टॉपिक में से बाकी के अलावा तो पूरा जोड़ लगाइए ना, अपना 100% दीजिए। क्लियर? तो वीक सब्जेक्ट है उसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। कब करना है? प्री बोर्ड के लिए हमें तैयार करना है। इसके साथ साथ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पोमोडोरो टेक्निक को यूज़ करना है। देखिए अभी आपके पास क्लासेस नहीं लगेगी, मोस्टली स्कूल में ऐसा ही होगा कि प्री बोर्ड के बीच में आपको एक गैप दिया जाएगा जिसमें आप सेल्फ स्टडी करोगे, या जो विंटर ब्रेक है उसमें आपको सेल्फ स्टडी करनी है। तो आपको 10 to 12 आवर्स के आसपास, 10 आवर्स भी लगा लीजिए, काफ़ी होता है। क्वालिटी टाइम अगर 10 आवर्स से काफ़ी है तो उसमें लगातार अगर बैठेंगे ना तो मन नहीं करेगा आपको। जैसे 1 घंटे के बाद है 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। पोमोडोरो टेक्निक क्या कहती है कि हमारा माइंड है ना वो भी उसी टाइप से टायर्ड फील करता है, उसकी प्रोडक्टिविटी वो कम होती जाती है।
जैसे 25 मिनट्स के बाद है, कम होती जाएगी। 1 घंटे में जो पहले 1 आवर में हमने स्टडी किया, सेकंड जो आवर है उसमें उतना अच्छे से हम लर्न नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि माइंड टायर्ड हो गया, उसमें भी ब्रेक चाहिए हमें, कुछ ब्रेन फूड चाहिए हमें। तो ऐसे आप सेट कीजिए कि 50 मिनट्स आपने अगर कंटिन्यूसली पढ़ लिया है तो 10 मिनट के लिए ब्रेक ले लीजिए। मोबाइल नहीं लेना है, ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा सा टहल लीजिए, पानी पी लीजिए, थोड़ा सा कुछ चने वगैरह है, गुड़ वगैरह है, कुछ खा लीजिए। ऐसी चीज़ें आप खा सकते हो, टॉफ़ी वगैरह कुछ खा सकते हो। क्लियर? तो वो ब्रेक लेना है कि जैसे आपको ऐसे कितने के ब्रेक चाहिए। जैसे एक ब्रेक चाहिए आपको, एक ब्रेक अगर बीच में ले लिया, सेकंड वाले ब्रेक पे आपके चाय का हो जाएगा, थर्ड वाले पे खाने का हो जाएगा, इस टाइप से चलेगा। ठीक? तो वो ब्रेक लेना ज़रूरी है। ब्रेक लोगे तो आप में वो एनर्जी लेवल है वो हाई बने रहेगा। आप जैसे अभी विंटर चल रहा है तो विंटर में आपने 9 o'clock से आप बैठ गए, तो ऐसा नहीं है कि आप 12, 1, 2 बजे तक लगातार करते रहोगे, तो भाई वो चीज़ें आउटपुट नहीं आ पाएगा। तो उसके बीच में इन बिटवीन हमें हर 1 घंटे के बाद 10 मिनट 5 मिनट का छोटा सा एक ब्रेक ले लेना है। पानी पी लीजिए, गर्म पानी पीजिए, बहुत अच्छा है। चाय पीते हो, कॉफ़ी पीते हो, वो ले सकते हो। कुछ और खाना है हल्का फुल्का, वो खा सकते हो। यानी कि एक बार आपको बिस्तर को, अपने चेयर को छोड़ना है उसमें। ठीक? तो इससे आप लॉन्ग आवर्स तक अपनी रिवीजन को ठीक से कर पाओगे। उसके बाद 9th है जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए भी, आपके पेरेंट्स के लिए भी। पेरेंट्स को भी आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनको सुनाइएगा कि ये जो एग्ज़ाम है इसको लेकर के हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, ना तो एग्ज़ाम को लेकर के, ना ही हमें इसके रिज़ल्ट को लेकर के। जैसे प्री बोर्ड 1 के रिज़ल्ट्स आए, उसमें स्कोर अगर कम रह गया, कोई बात नहीं, होता है, हो गया। वो स्कोर कम आने के कई सारे कारण हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका स्कोर कम आया तो आपने एफ़र्ट्स नहीं लगाए। हो सकता है आपने अच्छे खासे एफ़र्ट्स लगाए, लेकिन चीज़ें कंफ्यूज हो गए वहाँ पे क्वेश्चन पेपर को देख करके, क्योंकि उसकी लैंग्वेज अलग थी। क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं समझ पाए, टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं था। और कुछ ऐसा भी होता है कि जो टीचर्स है, सब्जेक्ट टीचर, अगर मैं खुद के ऊपर भी लगाऊं, तो यहाँ पर थोड़ी सी हार्ड मार्किंग होती है, थोड़ा सा। अब मार्किंग हार्ड इसलिए होती है कि बच्चा हवा में ना आए। अगर वो 40 स्कोर करा तो हम यहाँ पे 30 पे ले आते हैं कि नहीं, वो छोटी छोटी मिस्टेक्स निकाल देते हैं। छोटी छोटी मिस्टेक्स क्यों निकालते हैं? वो इसलिए निकालनी ज़रूरी है कि यहाँ पे अगर आपको मिस्टेक्स बता दी तो आप बोर्ड एग्जाम में रिपीट नहीं करोगे। यहाँ पे अगर हमने इग्नोर कर दिया तो फिर ये प्री बोर्ड लेने का फ़ायदा क्या हुआ? कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो इसलिए आपका स्कोर कम रह सकता है। कई बार कम इसलिए भी रह जाता है कि कोचिंग आप जा रहे हो कहीं पे, जैसे किसी भी बड़े शहर में लगा लीजिए, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है वो कोचिंग जा रहे हैं, वहाँ पे अलग पैटर्न से करवा रही थी। जो सब्जेक्ट टीचर है वो भी कोचिंग करवाता है, वो अलग पैटर्न से करवाता है, और उसको इस बात से चिढ़ भी हो सकती है कि भाई आप तो मेरे पास नहीं आते। तो उसने कह दिया नहीं, ऐसे वाला तरीका नहीं चलेगा, ऐसे वाला तरीका नहीं चलेगा। मार्क्स आपके अच्छे खासे डिडक्ट हो गए, कम रह गए, कोई बात नहीं। आपको लगता है ना सही है, ठीक है, आप जाइए। हाँ, बोर्ड एग्जाम में मार्किंग होगी तो ऐसी चीज़ें नहीं होगी। तो हाँ, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है। स्कोर अगर कम हुआ है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए कि कम हुआ है, तो हमें इम्प्रूव करना है। जो आपको मिस्टेक्स बताई गई उसको एक्सेप्ट कीजिए, हमें इम्प्रूव करना है, लेकिन स्ट्रेस नहीं लेनी है। ठीक? इतना स्ट्रेस में नहीं आना है हमें। ये जो प्री बोर्ड एग्जाम है दैट इज़ लाइक दैट, यूँ कह सकते हैं कि हमें आईना दिखाया गया है कि हम यहाँ पे अटक सकते हैं, हमें कुछ और करना है। हाँ, 10 to 15 मार्क्स है, वो गैप ईजिली आप कवर कर पाओगे। जो बच्चा यहाँ पे 80 में से 50 स्कोर करा है, स्टिल आपके पास चांस है कि आप 80 तक जा सकते हो। अगर आप 40 पे हो तो आप 70 75 तक जा सकते हो। हमें उन चीज़ों को, ये जो है ना, वो एक तरीके से जैसे गेस्ट आते हैं घर में, आपने देखा होगा, जो गेस्ट आते हैं तो उससे पहले चाय बनाई जाती है, तो थोड़ा सा उसको पी करके देखा जाता है कि कैसी बनी है चाय, और उसके बाद हम मीठा ऐड कर सकते हैं उसमें, अगर मीठा है, फीका है, जैसे भी है। तो ये वो उसी तरीके से वो चाय की सिप की तरह है कि हम चेक करें कि कहाँ पे मीठा ऐड करना है, कहाँ पे नहीं। तो आपको भी इसी तरीके से लेना है कि भाई जहाँ पे ऐड करने की नीड है, जहाँ पे लगता है कि एफर्ट्स कुछ और लगाने, तो उतने आप एफर्ट्स लगा दीजिएगा। और सबसे अच्छी चीज़ ये कि यहाँ पे जो भी होच पोच हुआ ना, वो आपके लिए अच्छा है। टेक इट इन ए पॉजिटिव वे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हो जाता तो सारी गड़बड़ हो जानी थी। और ये जो स्ट्रेस यहाँ फील किया ना, वो स्ट्रेस वहाँ पे फील नहीं कर पाओगे, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होता है कि हम डायरेक्ट अगर बोर्ड एग्जाम में जा कर के बैठेंगे तो कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई कई बार आप बोलते होंगे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं सब कुछ भूल गया, मैं सब कुछ भूल गई, वहाँ पे याद ही नहीं आया। वो यहाँ पे हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि आप यूज टू हो जाओ इस टाइप के इन्वायरमेंट के। ओके, तो होपफुली ये टिप्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे एक आइडिया लगे कि ये टिप्स आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट रहे हैं, और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं फर्दर इसी टाइप के कुछ स्ट्रेटजिक वीडियोज़ है
मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।